नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। यूं तो नरेंद्र मोदी आजकल पूरे देश को चाय पिला रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, खुद को चाय वाला बताकर महफिल लूट रहे हैं। लेकिन आज मोदी के 3 दूत रामविलास पासवान के घर चाय पीने पहुंचे। मीठी चुस्कियों के बहाने बंद कमरे में सियासी डील फाइनल हुई, लेकिन बाहर आकर सबने सिर्फ यही कहा कि हम तो यहां चाय पीने आए थे। थोड़ी देर बाद एक और मुलाकात हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पासवान के बेटे चिराग पासवान दिखे। आखिरकार बीजेपी और एलजेपी के चुनावी रिश्तों को परवान चढ़ाने की कोशिशें रंग लाई और 12 साल की दूरियों के बाद रामविलास पासवान एनडीए के कुनबे में दोबारा लौट आए। पासवान से सीटों पर समझौता हो गया। जिस मोदी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए पासवान ने 12 साल पहले वाजपेयी सरकार में मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी, उसी मोदी को पीएम बनवाने के लिए अब पासवान जमकर मोदी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पासवान के उम्मीदवारों में बाहुबली रामा सिंह और सजायाफ्ता बाहुबली सूरजभान की पत्नी भी होंगी। अब पासवान और मोदी के गठबंधन से किसको कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेसी कुनबे में बिहार को लेकर झटका लगा है। उधर जेडीयू में भी खलबली मची है। नीतीश की पार्टी ने अपने 5 सांसदों को निकाल दिया है। कुल मिलाकर सभी बड़ी पार्टियों में मोदी के नाम पर बेचैनी साफ दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के डर से कांग्रेसी खेमे में मचेगी भगदड़? क्या पासवान से डील करके मोदी के पीएम बनने का रास्ता खुल जाएगा? और क्या मोदी पासवान के गठबंधन से नीतीश और लालू को नुकसान होगा? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे नेताओं से। लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर राजनीतिक गलियारों में क्या क्या हुआ। दिल्ली की भरी दोपहरी में बीजेपी के 3 नेताओं को चाय की तलब और एक कार में बैठकर पहुंच गए रामविलास पासवान के घर। खबर पहले से थी कि अतिथि आने वाले हैं, लिहाजा दरवाजे पर पासवान के चिराग खुद खड़े थे अगवानी के लिए। सैकड़ों कैमरे थे, रिपोर्टर थे। मोदी की छत्र छाया में जाने की सियासी संभावनाओं से चमकते फ्लैश में पासवान का घर रोशन था। बिहार से ताल्लुक रखने वाले तीनों नेता बारी बारी से उतरे। शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी। चिराग पासवान उन्हें बाइज्जत वहां तक ले गए जहां इलेक्शन वॉर रूम की रणनीति बननी थी। थोड़ी देर बाद जब बंद दरवाजा खुला तो बड़े पासवान भी कतारबद्ध कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए आए। फोटो खिंचवाई। चिराग पासवान बोले, रिश्ते हर पार्टी से अच्छे हैं, इसलिए बीजेपी नेता चाय पीने आए थे। मिठाई भी खिलाई। अतिथियों ने भी जाते जाते यही दोहराया। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2 साल तक आज हम आए थे उनसे बातचीत करने। अच्छी बातचीत हुई, मिठाई भी खाया, चाय भी पी। जमाने भर को पता था कि चाय की चुस्कियों के साथ बंद कमरे में बीजेपी और एलजेपी की डील फाइनल हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक तस्वीर और आई। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर चिराग पासवान के साथ बीजेपी के कद्दावर चेहरे नजर आए। यहाँ रामविलास पासवान मौजूद नहीं थे। ये मौके की नजाकत थी और सियासत का दस्तूर कि पापा ने बेटे को बड़ी डील के वक्त पूरी तरह लॉन्च कर दिया। यहाँ पर भी पत्ते नहीं खुले। औपचारिक वार्ता शुरू हुई है, आप इंतजार करिए। चलिए। है यूपीए के गहरे दोस्त रामविलास पासवान से गठबंधन के पीछे बीजेपी की नजर उन एक मुश्त दलित और महादलित वोटों पर है, जिसकी आबादी देश में 17 और बिहार में 14% है। बिहार में पासवान के करीब 5 से 6% वोट है। पासवान आए तो उन 5% कुर्मी वोटों की भरपाई होगी जो नीतीश के जाने से छिटक गए थे, क्योंकि माना जाता है कि पासवान जिधर जाते हैं उनका 5% वोट ट्रांसफर हो जाता है। पर्दे के पीछे ये तय हो गया कि बीजेपी बिहार में एलजेपी को 7 सीटें देगी, जिसमें हाजीपुर से रामविलास पासवान और जमुई से उनके बेटे चिराग पासवान लड़ेंगे। अभी दिल्ली में मोदी की खातिर इस बड़ी डील की आधारशिला रखी ही जा रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवानंद तिवारी, जय नारायण निषाद, पूर्णमासी राम, मंगनी लाल मंडल और सुशील सिंह जैसे कद्दावर सांसदों को जेडीयू ने एक झटके में निकाल दिया। इसमें कुछ की जुबान मोदी वंदना को मचल रही थी तो कुछ को लालू की पार्टी की फिक्र सता रही थी। शिवानंद ने तो सुबह ही कहा था कि आरजेडी में टूट के सूत्रधार नीतीश कुमार है। उनकी जो मासूमियत है उस पर तो कुर्बान हो जाना कर दिया जाता है। सब कुछ उनके इशारे पर हुआ। सूत्रधार वो, और वो कह रहे हैं कि
ऐसा हो गया, हमको तो कोई जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। इन बागी तेवरों का तकाजा था कि पार्टी से छुट्टी हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के भरोसेमंद सिपाही माने जाने वाले जगदम्बिका पाल का दर्द भी छलका। खबर आई कि जगदम्बिका पाल मोदी के खेमे में जा सकते हैं। मतलब ये कि चाहे यूपीए हो या जेडीयू या आरजेडी, हर जगह मोदी का साइड इफेक्ट दिख रहा है। इसीलिए सवाल उठे कि क्या मोदी के डर से सियासी दलों में भगदड़ मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो रामविलास पासवान से बीजेपी की डील हो चुकी है। रामविलास पासवान एनडीए में लौटने का फैसला कर चुके हैं। रामविलास पासवान के एनडीए में आने से क्या होगा बिहार की राजनीति पर असर, इस पर भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या मोदी की राह आसान हो रही है, क्या यूपीए में लोगों को डर लग रहा है मोदी के आने का। और यही वजह है कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण यूपीए के पक्ष में बन रहे थे, लालू पासवान और कांग्रेस, उसमें एक तगड़ा झटका लगा है। पासवान ने उस गठबंधन का से नाता तोड़ दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं उदित राज, दलित नेता जो कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं अभी, और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं लखनऊ से, कांग्रेस नेता मनोज झा, आरजेडी नेता अली अनवर साहब एमपी हैं जेडीयू के, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी नेता, और काली पांडे एलजेपी के नेता। अली अनवर साहब मुस्कुरा रहे, आपके पास आएंगे। काली पांडे जहां है लगता है थोड़ा अंधेरा है, लेकिन काली पांडे जी जल्द ही आप रोशनी में आने वाले हैं। इस रोशनी की चिंता मत करिए, वहां लगता है कैमरे की लाइट आप पर कम पड़ रही है, लेकिन आप लोग लाइमलाइट में आ चुके हैं। काली पांडे साहब, क्या माना जाए, देश हित में फैसला किया, समाज हित में फैसला हुआ, बिहार हित में फैसला हुआ, या मोदी हित में फैसला हुआ मोदी के साथ जाने का? काली पांडे जी। अंजुम जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आज जितनी भी बातें सांप्रदायिक की जा रही है कि इस दल के साथ जाने से सांप्रदायिकता की बातें हो रही है, मैं सभी दलों से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी। नहीं, एक मिनट काली पांड्या, सभी दलों से पूछने की बजाय पहले आप बताइए, आप फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपने फैसला किया। मैं सर, आप वहाँ एंकरिंग करने के लिए नहीं आए, यहाँ 5 दलों से पूछने के लिए। हमने आपको यहाँ आपसे सवाल पूछने के लिए पहले बुलाया सर। अब हमसे शुरू करिए, नहीं बता। काली पांडे हमने सुनिए, हाँ, मैं इसलिए अभी तो घोषणा नहीं हुई है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी जी। बैठक के बाद सभी नेताओं का ये विचार था जी कि हम लोगों को भाजपा के साथ या एनडीए के साथ समझौता करनी चाहिए। एक मत बना, मत के बाद सभी लोगों ने हमारे माननीय रामविलास पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अस्वीकृत किया कि आज की परिस्थिति में देखिए मैं एक सवाल फिर पूछ रहा हूँ, ये फैसला मोदी हित में है, ये फैसला पासवान हित में है या बिहार हित में है? पासवान जी ने अपनी चिंता में फैसला किया या बिहार की जनता की चिंता में, देश की चिंता में फैसला किया? नहीं, देश के हित में फैसला किया। इसका उदाहरण है कि हमने पार्लियामेंट से, हमने जब गुजरात जल रहा था तो कोई हिम्मत नहीं किया। नहीं। हमने पार्लियामेंट से मंत्री पद, चपरासी पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हमने मंत्री पद त्याग पत्र देकर हमने 99 दिनों तो गुजरात। हाँ, तो उस त्याग का 12 साल में जैसे होता है ना, 7-8 साल में रुपया दुगना होता है, तो आपने पूरे प्रीमियम के साथ 7-8 सीटों पर डील कर लिए। चलिए, 12 साल पहले जिस मुद्दे पर आपने त्याग किया और उस त्याग का रिटर्न 12 साल बाद आप बीजेपी से ले रहे। चलिए काली पांडे आपके पास आएंगे, बाकी नेता भी हमारे साथ है। काली पांडे जी आपके पास आएंगे और हम इस बीच इल्तिजा करेंगे कि आपके चेहरे पर थोड़ी रोशनी बढ़ जाए। वैसे मैंने जैसा कि कहा कि रोशन आप होने जा रहे हैं क्योंकि आप मोदी के साथ आ चुके हैं। बीजेपी से आपकी नजदीकियां शायद आपको बिहार में कुछ कामयाबी दिलाएगी। उदित राज जी, आप भी आ चुके हैं बीजेपी के। आपके पास में वो तो आप अंधेरा कर दिए हैं। हम आज रोशन नहीं हो रहे। नहीं, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। अखिलेश जी आपके पास आ रहे हैं। उदित राज जी, ये कॉम्बिनेशन क्यों हुआ कि आप भी आ गए, पासवान जी भी आ रहे हैं? तो आप सब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी पर तमाम तरह के इल्जाम थे, अचानक सब लोग आप लोग आकर क्लीन चिट दे रहे हैं। और देश की पासवान जी के आने का वजह क्या हो सकता है, पासवान जी बताए, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिस वजह से मैं बीजेपी में आया वो अपने अनुभवों के अनुसार आया और उसके आधार पर आया। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इस देश में
तो सामाजिक न्याय की सरकार ने उस समय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, गुजराल जी, 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने मैं मिला, उन्होंने कहा कि करे कौन भरे कौन, हमारी सरकार ने तो गड़बड़ नहीं किया। लेकिन वाजपेयी जी भाजपा की सरकार ने आगे की बात करें, मैं आया क्यों तो मैं बता तो दूं जी। तो उन्होंने 3 संवैधानिक संशोधन हमारे कहने से किया, लेकिन 10 साल हो गया कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में है, एक भी काम नहीं किया। तो हमने जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो पता लगा कि बीजेपी दलितों का हित कर सकती है, भागीदारी दे सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, दलितों को, आदिवासियों को भागीदारी और इस पार्टी को जोड़ करके सबसे सशक्त पार्टी बनाने आया हूं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात एक अच्छा प्रशासक इस देश का प्रधानमंत्री पहले बार बने। उदित राज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप प्रधानमंत्री बनाने आए हैं और आप चाहते हैं अच्छा प्रशासक बने। ये सपना लेकर आप भी आए और यही सपना लेकर हो सकता है पासवान जी आए एनडीए में, और हो सकता है पासवान जी का सपना अपने लिए भी हो, क्योंकि कई सालों से वो सत्ता और मंत्री पद की कुर्सी से बाहर भी है। अखिलेश प्रताप सिंह, पासवान का आपसे दूरी, पासवान की आपसे दूरी होना और जो फोल्ड बिहार में एक बन रहा था आपका समीकरण जिसमें कांग्रेस और लालू यादव पासवान, तो इससे आपको नुकसान है? आप चिंतित हैं, परेशान हैं? लगा कि एक बहुत बड़ा डेंट, झटका लगा? नहीं, देखिए, आश्चर्यचकित तो हम ही हैं कि क्योंकि पासवान जी जिस विचारधारा, जिस सोच के थे और जो बातें, जो विचार उद्गार वो व्यक्त करते थे, अचानक उनका उस दल के साथ जाना थोड़ा शॉकिंग तो लगता ही है कि एक सेकुलर सोच का व्यक्ति वहां पे फिर कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। अब जो भी बहुत बेचैनी में गए, जैसा कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, लगातार सोनिया जी से 2 मुलाकातें हुई, सीपी जोशी से मिले, लगातार आपके दरवाजे पर जाते रहे, आपने उन्हें लिफ्ट नहीं दी या सीट जो वो चाहते थे वो नहीं दिया, तो बेचैनी में गए, तो दर्द छलक रहा था कल। जाने अगर कोई अपने आइडियोलॉजी कोई छोड़ दे रहा है तो वो जाने का तो कोई भी बहाना ले सकता है। अभी तो कुछ वहां निर्णय फाइनली हुआ नहीं है बिहार में या कहीं देश में, अब होने की बातचीत चल रही थी। वो कांग्रेस के नेतृत्व से जब भी चाहते हो मिल लेते हैं, अपनी बात दमदारी से वो कह सकते थे, चीजों का संज्ञान उनको मिल सकता है। एक बात अखिलेश जी, अपनी विचारधारा को शिफ्ट कर सकता है, अपनी विचारधारा से भी को शिफ्ट कर सकता है। अखिलेश जी, तो हम उस पर कुछ कहना चाहेंगे। महत्वपूर्ण या ये है, पासवान जी पे ठीकरा फोड़ने से बड़ा ये बीजेपी का देखिए। अखिलेश जी, सत्ता और विचारधारा किसी भी कीमत पे कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। विचारधारा बीजेपी की नहीं है। बीजेपी जब सुखराम जी थे तो भ्रष्टाचार तो वही पार्लियामेंट रोकी रहती थी, सुखराम जी को लिया। यूपी में कुशवाहा जी थे, पूरी असेंबली और लेकर के पूरे यहाँ पे आंदोलन थी, बाद में कुशवाहा जी को लिया। अच्छा, अब मैं आपका अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपका गिनाने लगूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन एक मिनट उदित राज जी, वो बहस का भी, तो ये जो अवसरवादिता बीजेपी की है, जी बीजेपी की अवसरवादिता जी बिल्कुल स्वयं कांग्रेस तो अवसरवादी है ही नहीं। कांग्रेस तो अवसरवादी है ही नहीं सर। कांग्रेस की हम लिस्ट बताएंगे अगर 20 साल में कि कांग्रेस ने राजनीतिक गठबंधन के लिए अवसरवादिता अपनी विचारधारा से समझौता किया हो। आपने विचारधारा से समझौता कहाँ किया मैं बताता हूँ। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंकने की बात की और लालू यादव से जिस मुद्दे पर आपने ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात की, जेल हुआ है और समझौते की बात कर रहे हैं, ये भी विचारधारा समझौता। इस पर जवाब हम लेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता भी हालांकि नाराज हो सकते, मैं आपके पास आ रहा हूँ मनोज जी, लेकिन उससे पहले कैप्टन अभिमन्यु, इल्जाम है कि विचारधारा से समझौता बीजेपी ने भी किया। रामविलास पासवान आपके विरोधी थे, आज आपके साथ आ रहे हैं क्योंकि मोदी को आने वाले समय में उनको दिल्ली की सत्ता पर उनकी नजर है, इसलिए जो भी दुश्मन भी है तो उससे दोस्ती करो, चाहे 10-12 साल तमाम 36 के रिश्ते रहे। और पासवान से आपकी नजदीकियां इसी बात की तरफ इशारा करती है। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत अंजुम जी, आज भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो हमारे मौलिक उद्देश्य हैं उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है अंत्योदय। और जिस प्रकार की राजनीति आज करवट ले रही है कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषित के वंचित वर्ग का आज कांग्रेस से, यूपीए से मोहभंग हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
आज एनडीए में शामिल हो रही है, उदित राज जैसे दलित आंदोलन के चुनाव के समय मोह भंग हो गया ना। जनता पार्टी में शामिल हो रही है। नोटिफिकेशन हुआ 5-6 दिन में, चुनाव के पहले सबको सपना आया और मोह भंग। क्या बात करें कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, चुनाव के 4 दिन 6 दिन पहले मोह भंग होना सपना आया सबको। तो आपको इसमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नहीं, मैं सकारात्मक सोच, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ सर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अजीत जी, आप हमें बोलने देंगे मेहरबानी करके? आपसे प्रार्थना है, बोलिए। आप पूरी, आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने देंगे आप हमें? जी। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई सीटों में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत हुई है, इससे स्पष्ट रुझान है पूरे देश में कि जो पिछड़ा समाज है, दलित है, वंचित है, शोषित है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने भविष्य को देख रहा है, कांग्रेस के असलियत को जान चुका है। आज 2 महत्वपूर्ण, आज मैं कहूंगा कि रामविलास पासवान जी के कदम से आज 2 महत्वपूर्ण जो है आज विषय सामने आए हैं। एक तो कम से कम जिस प्रकार से आपने भी अपनी भूमिका में कहा कि नरेंद्र मोदी जी पर तमाम तरह के इल्जामात, इतने आप अनुभवी पत्रकार हैं कि देश में संविधान है, देश में कानून है, न्याय तंत्र है, और नरेंद्र मोदी जी को तमाम जो इल्जाम आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उसका क्लीन चिट मिल चुकी है। कम से कम देश की राजनीति में रामविलास पासवान जैसे एक व्यक्ति तो आए जिन्होंने संविधान और न्याय तंत्र की उसके निर्णय का सम्मान किया है, और दूसरा तो लंबे समय से छुआछूत की राजनीति कांग्रेस यूपीए के नाम पर चला रही। चलिए, हो गया। मनोज झा जवाब देना चाहेंगे। मनोज झा देखिए, देश में दलित पिछड़े और जो कमजोर तबके हैं, जो बीजेपी कर रही है, उन सबको लगा चाहे पर ही उनके कर्णधार हो सकते हैं, मोदी ही रहनुमा हो सकते हैं। एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु, आपने बहुत बड़ी बात कही है और ऐसा कहा जैसे कि ये नतीजे आए और लगा और पासवान जी उसी की वजह से चला गया। हालांकि पासवान जी कल भी उनका दर्द था क्योंकि सीट की अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, जरा मनोज झा से जवाब लेता हूँ। आ रहा हूँ आपके पास। मनोज झा आपने सुना, जवाब चाहिए। आ रहा हूँ उदित राज आपके पास। मनोज झा। अजीत जी, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। एक मिनट, जवाब ले लेते हैं पहले। कैप्टन अभिमन्यु आ रहा हूँ उसके बाद जवाब लेते हो रही है। मैं मनोज झा। अजीत जी, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई निर्णय नहीं हुआ है। चाय पर बातचीत हो रही है, चलिए, चाय पर चर्चा हो रही है, संभावनाओं सब हो चुका है, हमें पता है, आपको भी पता है, हमें पता है, मुझे पता है। चलिए, मैं रिस्क लेकर कर रहा हूं, मुझे पता है, निर्णय हो चुका है, आपको भी पता है, इसलिए हम उस बात से बाहर निकलते हैं, मान लेते हैं। चलिए, इसको कहिएगा हाइपोथेटिकल 2-4 घंटे बाद। मनोज झा जवाब देते। एक मिनट, ज्योतिषी है, एक मिनट, नहीं, हम ज्योतिषी नहीं है, हम राजनीति की खबरों पर नजर रखते हैं। सिर्फ यह है कि आप नहीं कबूल कर रहे, मैं कबूल कर रहा हूं, इतना फर्क है, क्योंकि हमारे भी अपने सोर्स है, हमें पता है क्या हो रहा है। चलिए, मनोज झा जी, इस कोलाहल में तो मैं अपनी बात रखनी। चलिए, कोलाहल शांत है। कोलाहल तो होता ही है हमेशा, शांत है। मनोज जी बोलिए। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसी बहसों से अपने को दूर रखूं। नहीं, मनोज जी बोलिए, अपनी बात रखिए। मनोज झा जी अपनी बात रखिए। अजीत जी, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर मुझको संक्षिप्त टिप्पणी करने दीजिए, उससे ज्यादा मैं वक्त भी नहीं लूंगा। मेरा पहला मानना है कि जो लोग कह रहे हैं वंचित, और उदित राज जी को मैं जानता हूं, हम लोग साथ कई मोर्चों पर काम कर चुके हैं। जब वो कहते हैं वंचित समूहों की पैरोकार है भाजपा, तो मैं एक छोटा आग्रह करूंगा, BJP.org अभी खोल लें, अभी इंटरनेट पे खोल लें, और पूरी व्यवस्था के बारे में भाजपा की क्या सोच है, क्योंकि वो उनके मर्जी के बगैर नहीं लिखा गया, उनको समझ में आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि रामविलास जी की जो उनके पार्टी के जो गठबंधन की बात मैं बताऊं, मैं और मेरा दल आहत है इस बात से, इसलिए भी कि रामविलास जी, हमें लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ही किसी दबाव में उनसे ये निर्णय करवाया जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसने 2002 के दंगों के पश्चात उस राजनीति, फिरका परस्ती के खिलाफ राजनीति को हमारे साथ मिलकर के एक मजबूत आधार दिया था, क्या वजह हो गई? लोग दबाव में कैसे निर्णय करवाया जाएगा? दबाव होना होता तो सीबीआई उनके पुराने मामले को खंगाल रही है बोकारो में, तो उनको तो फिर आपके कॉम्बिनेशन के साथ रहना चाहिए था, आरजेडी और कांग्रेस के साथ। दबाव क्या, मोदी क्या दबाव देंगे? सुपारी दे रहे हैं, क्या दबाव देंगे मोदी? अजीत जी, मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दें। अगर आपको लगता है कि मेरे उत्तर आपको पता है तो फिर बात का कोई मतलब नहीं। मैं पूछ सर, नाराज होते हैं मनोज जी, अपनी बात रखिए। जब आदमी नहीं, दबाव की बातें गलत। मैं अगर चाहता हूं, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है जी,
नहीं, एक तो पहली चीज है कि आप अक्सर बार एक जवाब तो दीजिए। हमारे लीडर के कन्विक्शन को जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग अपने नेता पर के मुकदमों को भी नहीं जानते हैं। 56 मुकदमे गुजरात की विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग स्तर पर मोदी जी की कॉम्प्लिसिटी के चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिया। किसी भी जेनोसाइडल वायलेंस में क्लीन चिट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे देगी, चाहे उदित राज जी हो या रामविलास जी हो। क्लीन चिट मानस देता है, आहत मानस, और क्लीन चिट हाईएस्ट कोर्ट देता है। इसके बगैर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और मैं तीसरी चीज कहूं कि वंचित समूह और लालू यादव जी को क्लीन चिट दे दिया, कन्विक्शन के बावजूद भी श्रद्धा प्रकट की। आपने कन्विक्शन के बावजूद भी लालू यादव जी को क्लीन चिट दे दिया है। आप पूरी बात सुन ले। आप बहुत अक्सर बात करते हैं कन्विक्शन की। मैं आपसे कहूं कि एक लोअर कोर्ट के फैसले जो मैं मोदी जी के संदर्भ में कहता हूं, वही लालू जी के संदर्भ में कह रहा हूं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड तक जाने दीजिए, और एक पूरी पार्टी को कन्विक्ट मत बताइए। आप पूरी पार्टी को कन्विक्ट बताते हैं। 90 लाख वोटर्स की पार्टी कन्विक्ट हो गई, जिसने बिहार की राजनीति को पूरी की पूरी धारा बदल दी, वो कन्विक्ट हो गई। क्योंकि आप लालू जी का नाम लिया, हमने तो पार्टी का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं। अच्छा मनोज जी, हम कन्विक्शन से बाहर आते हैं, हम राजनीति पर आते हैं। मनोज जी, हम कन्विक्शन से बाहर आते हैं। एक मिनट एक हम टिप्पणी चुकी उनकी, हमने अली अनवर साहब से आपने ये तो माना कि एक व्यक्ति कन्विक्ट है, एक व्यक्ति दोषी है। चलिए हम कन्विक्शन से बाहर आते हैं। एक मिनट मनोज जी आ रहा हूँ। मनोज अजीत जी जी बोलिए, मनोज जी बोलिए। नहीं होगा कि आप जो चाहें बोल जाए गुजरात और मुझको एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं मिले। मनोज जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कैमरे देख नहीं पा रहे हो। कैप्टन अभिमन्यु कुछ बातें कर रहे हैं। मनोज झा अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं अली अनवर के पास जाऊंगा। मनोज झा जी। हाँ, अगर वो भी कह रहे हैं, उनको पूरे मुकदमे केस के बारे में सब जान लें। और अभिमन्यु जी को शायद पता नहीं है कि जिस वंचित और अकलियत समूह ने पासवान जी का समर्थन किया, आज वो ठगा महसूस करेगी, अपने को धोखे में महसूस कर रही है। कहीं भी ये वोट नहीं मतलब आपके साथ अगर रामविलास पासवान लड़ते तो वंचित समूह धोखे में नहीं महसूस करती, बीजेपी के साथ जा रहे इसलिए धोखे में महसूस करे। चलिए एक बार अली अनवर के पास चलते हैं। अली अनवर साहब, उसी में इतनी बौखलाहट है। एक मिनट अली अनवर साहब, आपके कुंबे में भी भगदड़ मची है। 5 सांसदों को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इधर पासवान जी का टाइप हो चुका है बीजेपी के साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हर आदमी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। काली पांडे जी इसको देश हित में बता रहे हैं, पासवान जी अपने हित में फैसला कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जेडीयू इसे कैसे देखता है? देखिए अजीत अंजुम जी, क्षणिक लाभ के लिए भले रामविलास जी या उदित राज जी बीजेपी के साथ गए हों, लेकिन मैं कहूंगा कि इन दी लॉन्ग रन इन लोगों को नुकसान होगा और इन लोगों की साख को भी बट्टा लगा है। पूर्व में जो ये लोग बात करते रहे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमारे इतने लोग को कार्रवाई हुई है, तो आप जानते हैं कि सब लोग सस्पेंडेड एनिमेशन में थे पहले से। एक उसमें से तिवारी जी नए हैं और उनके साथ कैसा पार्टी का संबंध रहा है और क्या बात है वो भी सब पब्लिक डोमेन में। चलिए हम पासवान के मुद्दे पर आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि वो समय दो लोगों ने समय की बात किया है। एक बात और हमारी सुन लीजिए जी। अजीत अंजुम जी, एक बात कह करके मैं खत्म करता हूँ। देखिए बीजेपी इतनी हवा बना रही है कि नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, लहर चल रही है। कितनी लहर चल रही है इसी से पता चलता है कि 7 सीट का समझौता कर लिया, तो इससे पता चलता है इनके पास लगता है कि कोई कैंडिडेट भी नहीं है, तो ये उधार में ले करके और रामविलास जी को 7 सीट पर समझौता कर रहे हैं। एक ऐसी ही और पार्टी भी नहीं बनी है, उसको 3 सीट दे दिया। तो इससे साबित होता है कि ये जो ब्लोअर वाली इनकी हवा है वो जमीन की हवा नहीं है। चलिए अली अनवर साहब, ब्रेक पर जाना होगा।